कक्षा 8 आंकड़ों का प्रबंधन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की सूचनाओं को देखते हैं, जैसे किसी कक्षा में गणित में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन। इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। कभी कभी आंकड़ों को यह सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखीय रूप में निरूपित किया जाता है। तो जिसमें पहला हमारा आलेख बनता है चित्रालेख। चित्र द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित करने में बने आलेख को चित्रालेख कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कंपनी द्वारा कारों का प्रोडक्शन किया जाता है, तो हमने 100 कारों को प्रदर्शित करने के लिए एक कार बनाई है। तो जुलाई माह में 2 कारें पूरी हैं और 1 कार आधी बनी हुई है। इसका मतलब 1 कार बराबर 100 कार, तो 2 कार मतलब 200 कार और आधी कार मतलब 50 कार। तो 250 कार जुलाई में कंपनी उत्पादन करती है। इसी तरह से अगस्त में 3 कारें बनी हुई है, तो 1 कार 100 कार के बराबर है, तो 3 कारें यानी 300 कारें। इसी प्रकार से सितंबर माह में 4 कारें दिखाई गई हैं, तो 1 कार 100 कार के बराबर है, तो 4 कारें 400 कार के बराबर होंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुलाई में कंपनी 250 कार, अगस्त में 300 कार और सितंबर में 400 कारों का उत्पादन करती है। दूसरे तरह का आलेख होता है दंड आलेख। एक दंड आलेख, इसमें हम दंड या इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की ऊंचाइयां क्रमशः उनके मानों के समानुपाती होती हैं। तो इसमें शैक्षिक वर्ष और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, तो जैसे 2003-2004 के वर्ष में कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी थे 100, 2004 और 5 में कुल विद्यार्थी थे 200, 2005 और 6 में कुल विद्यार्थी थे 250 और 2006 और 7 में कुल विद्यार्थी थे 300, 2007 और 8 में कुल विद्यार्थी थे 350। तो इसमें हमने एक्स अक्ष पे शैक्षिक वर्ष दिखाया है और वाई अक्ष पे विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया है। तो अब हमें क्या क्या सूचना इससे प्राप्त हो रही है? इस दंड आलेख के द्वारा विभिन्न शैक्षिक वर्षों के कक्षा 8 के छात्रों की संख्या के बारे में सूचना इससे प्राप्त हो रही है। तो अब आप देखिए 2004 और 5 में 2003 और 4 की तुलना में अधिकतम 100 विद्यार्थी बढ़े। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी 2004-5 में बढ़े। उससे पहले 100 विद्यार्थी थे और 2004-5 में 200 विद्यार्थी थे। 100 विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। हमें ये भी पता चल रहा है कि 2007 और 8 में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी उसमें थे, कक्षा 8 में थे 350 विद्यार्थी। 2004-5 में 2003-4 की तुलना में दुगने विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से द्विदंड आलेख, तीसरा आलेख हमारे पास होता है द्विदंड आलेख। अब हमें जैसे 2005-6 और 2006-7 2 वर्षों में गणित विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और विज्ञान विषय की तुलना करनी है कि कक्षा के जो छात्र हैं उनके क्या प्रदर्शन रहा। तो इसमें हमने द्विदंड आलेख बनाए हैं। एक साइड का एक्स अक्ष पे विषय और वाई अक्ष पे विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो वाइट सफ़ेद रंग का जो खाना है, ये 2004, 5 और 6 को निरूपित करता है, और जो रेखा वाला खाना है ये किसको निरूपित करता है? ये जो है 2006 और 7 वर्ष के आलेख को प्रदर्शित करता है। तो हमें इस द्विदंड आलेख के द्वारा विभिन्न विषयों में वर्ष 2005 और 2006-7 के विद्यार्थी के प्रदर्शन के बारे में सूचना दी गई है। अब आप इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि गणित में 2005-6 में कुल विद्यार्थी थे 30 और 5, 6 और 7 में कुल विद्यार्थी थे 60, यानी कि दुगने विद्यार्थी हो गए। तो सबसे अधिक जो प्रदर्शन रहा गणित में वो दुगने अंक यहाँ पे हो गए हैं। तो विद्यार्थियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन गणित में रहा है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2006-7 में अंग्रेजी के प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट आई है। तो इस तरह से हमें द्विदंड आलेख द्वारा कई तरह की सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। आंकड़ों का संगठन। अब हमें जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं ये असंगठित रूप से हमें प्राप्त होते हैं। इनको हम यथाप्राप्त आंकड़े या रॉ डेटा कहते हैं।
अब इनका एक निष्कर्ष निकालना है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हम इसको क्रमबद्ध रूप से संगठित करेंगे। तो उदाहरण देखिए, विद्यार्थियों को उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया, जो कि इस प्रकार है। तो इस तरह से पूछा गया कि आपको कौन कौन से विषय पसंद है, तो उन्होंने प्रत्येक बच्चे ने अपने अपने विषय बताए जो उनको पसंद था। अब क्योंकि ये डाटा हमें जो है असंगठित रूप से प्राप्त हुआ है, तो अभी हम इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें हम सारणीबद्ध करेंगे। तो अब हमने एक एक करके देखा कि कला में कितने विद्यार्थियों ने कला विषय को पसंद किया है। तो मिलान चिन्ह के द्वारा हम इनको बनाते हैं कि पहले नंबर पे कला है तो एक लाइन खींच देंगे, ऊपर कला को कट कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पे गणित है तो गणित पे एक लाइन खींच देंगे और ऊपर कट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से जब 4 हमारी चिन्ह पूरे हो जाते हैं तो 5वां चिन्ह हम जो है एक क्रॉस लाइन खींच लेते हैं। तो फिर उसके बाद 6, 7, जैसे कला विषय में आप देखिए 4, 5 पूरे हो गए, उसके बाद 6 और 7, फिर ऐसे 8, 9 और फिर 10वें के लिए हम क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से हमें ज्ञात हुआ कि कला में 7 विद्यार्थी कला विषय को पसंद करते हैं, 5 विद्यार्थी गणित विषय को पसंद करते हैं, 6 विद्यार्थी विज्ञान को पसंद करते हैं और 4 विद्यार्थी अंग्रेजी विषय को प्राप्त करते हैं। तो कुल हमने क्योंकि 22 विद्यार्थियों से पूछा था, तो इनका योग हमारा 22 आना चाहिए। तो मिलान चिन्हों की संख्या से हमें विशिष्ट विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करते हैं। यह संख्या उस विषय की बारंबारता होती है। जैसे कला की बारंबारता 7 है, गणित की बारंबारता 5 है, विज्ञान की बारंबारता 6 है, अंग्रेजी की बारंबारता 4 है। तो बारंबारता क्या होता है? किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। तो इस तरह से जो हम सारणी बनाते हैं उसे हम कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। इसके बाद अगला आता है आंकड़ों का वर्गीकरण। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, तो हम पृथक अंकों को के लिए बारंबारता सारणी अगर हम बनाते हैं तो यह बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इन प्रेक्षणों को कुछ समूह या वर्ग बनाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 आदि, तथा प्रत्येक समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों के आधार पर एक बारंबारता श्रेणी प्राप्त करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे उदाहरण में 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त दिए गए अंक निम्न प्रकार है। तो ये 60 विद्यार्थियों का आंकड़ा है। अगर हम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे तो यह बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि असुविधाजनक होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें समूह में बांट ले लें कि 0 से 10, 10 से 20 और सबसे अधिकतम नंबर इसमें 60 है या 60 से कम है, तो हम इसे 60 तक ले जाते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और मिलान चिन्हों की सहायता से हम बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 0 से 10 नंबर वाले 2 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 10 हैं, 20 से 30 21 बच्चे हैं, 30 से 40 नंबर प्राप्त करने वाले 19 बच्चे हैं, 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले 7 बच्चे हैं, 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाला केवल 1 बच्चा है। और कुल जब हम इन बारंबारताओं का योग ज्ञात करेंगे तो कुल अंक 60 हो जाएंगे। तो उपरोक्त रूप से प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े या ग्रुप्ड डाटा कहलाते हैं तथा प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम देख रहे हैं कि अधिकांश विद्यार्थियों ने 20 और 30, 40 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। देखिए 20 से 30 21 बच्चे हैं और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले 19 बच्चे हैं। तो अधिकांश बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 20 से 40 के बीच हैं और 8 विद्यार्थी हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंक 40 से ऊपर हैं, 40 या 40 से अधिक हैं। तो जो ये समूह होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इनमें से हम प्रत्येक को वर्ग अंतराल या वर्ग कहते हैं। वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप, वर्ग अंतराल की जो ऊपरी सीमा होती है और निम्न सीमा होती है, उनका जो अंतर होता है उन्हें हम वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे 0 से 10 में निम्न सीमा 0 है और ऊपरी सीमा 10 है। 10 से 20 में निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 20 है। इसी प्रकार से 20 से 30 में निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा 30 है।
तो इनका जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप। तो आप 10 में से 0 घटाइए 10 आएगा, 20 में से 10 घटाइए 10 आएगा, तो ये बराबर होते हैं। इसके बाद आता है आयत चित्र। आयत चित्र देखिए, जब हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ा नहीं था, ग्रुप डाटा नहीं था, तो हम एक दंड आलेख बनाते हैं या द्विदंड आलेख बनाते हैं। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो उनको हम आलेख के रूप में, दंड आलेख के रूप में जब लिखते हैं तो इसे हम आयत चित्र कहते हैं। तो ये जो हमें ऊपर आंकड़े दिए गए थे, इन्हीं को मैंने आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। इसमें देखिए विद्यार्थियों के प्राप्तांक x अक्ष पे हैं और विद्यार्थियों की संख्या y अक्ष पे ली गई है। तो देखिए 0 से 10 में 2 विद्यार्थी थे, तो मैंने इस तरह से इसको लिया है। फिर 10 से 20 में 10 विद्यार्थी थे, तो 10 से 20 में 10 विद्यार्थी। 20 से 30 में 21 विद्यार्थी। 30 से 40 में 19 विद्यार्थी। 40 से 50 में 7 विद्यार्थी। देखिए 6 और 8 के बीच में है। और 50 से 60 में 1 विद्यार्थी। तो इसमें दंड आलेख एक दूसरे से सटे होते हैं और आयत चित्र को देखने से हमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि 21 छात्रों ने सबसे अधिक 20 से 30 अंकों के बीच में प्राप्त किए। 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 8 है।